हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 8 सोशल साइंस के चैप्टर 13 कॉलोनियलिज्म एंड अर्बन चेंज का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले सोशल साइंस में बहुत सारी वीडियोस अपलोड है। यदि आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में वीडियो दे दूंगा, तो उन वीडियोस को अभी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर्स को मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया है। ओके, फिजिक्स के चैप्टर्स को भी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आज हम लोग इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो एग्जीबिशन था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये प्रूव करता है कि जो एंशियंट इंडियन है, तो जो एंशियंट इंडिया था उसके पास वेल प्लान टाउन्स थे, सिटीज़ थे। मेडाइवल पीरियड के दौरान भी जो रीजनल किंगडम्स थे, जो इन्वेडर्स थे, ये उस समय के रहने वाले टाउन्स के डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, कुछ एरियाज में हेल्प करते हैं और उसमें क्या होता है कि न्यू सिटीज़ भी डेवलप होकर के सामने आते हैं। जो मुग़ल आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर्स था, ये ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स को दिखाता है, इसके साथ साथ कुछ नए नए टाउन्स को भी दिखाता है। ओके, अनफॉर्चुनेटली जो अर्बनाइजेशन था, ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट था जो कि इंडिया में हुआ ब्रिटिश रूल के दौरान। ठीक है, बहुत सारे एंशियंट टाउन्स और सिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, वो डिस्ट्रॉय हो गए। ओके, जो मेन फोकस था अर्बन डेवलपमेंट का, ये 3 पोर्ट टाउन्स में देखा गया था। ठीक है, उसका सेंटर जो था वो 3 पोर्ट टाउन्स में था, बम्बई, कलकत्ता एंड मद्रास। ये सब क्या होते हैं, जब आगे जाते हैं बाद में ये सब प्रेसिडेंसी टाउन्स बन जाते हैं। ओके, पहले क्या था कि बहुत सारे टाउन्स जो है ये पहले के टाइम में कुछ अच्छे गुड्स के लिए, कुछ स्पेशलाइज्ड गुड के लिए पॉपुलर थे, लेकिन जब टाइम बढ़ता गया, टाइम आगे आता गया, तो वो अपनी ग्लोरी को लॉस कर देते, अपनी चमक खो देते हैं। ठीक है, और चमक क्यों खो देते, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट्स का डिमांड था वो उसके डिक्लाइन के साथ चमक का खो दिया गया उनके, जब उनके प्रोडक्ट्स का डिक्लाइन हो गया। प्रोडक्ट्स की मांग रहेगी तभी ना, जब प्रोडक्ट्स का डिक्लाइनेशन हो गया तो उन्होंने अपनी ग्लोरी को लॉस कर दिया। ओके, जो ओल्ड ट्रेडिंग सेंटर्स थे और जो पोर्ट्स थे वो न्यू ट्रेड सेंटर्स के द्वारा रिप्लेस कर लिए गए। जो डीअर्बनाइजेशन था 19th सेंचुरी के दौरान, ये सूरत के इम्पॉर्टेंट सिटीज़ को, मसूलीपट्टनम जैसे इम्पॉर्टेंट सिटीज़ के साथ साथ श्रीरंगपट्टनम ऐसे इम्पॉर्टेंट सिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया। ओके, डीअर्बनाइजेशन ने। उसके बाद क्या होता है कि जो ब्रिटिश पावर का जो रैपिड एक्सपेंशन था, ये क्या करता है, ये रीजनल पावर्स के, रीजनल किंगडम्स के पावर्स को भी इंड कर देता है, ख़त्म कर देता है। जो कि पहले ग्रेट सेंटर हुआ करते थे, बहुत ही बड़े सेंटर हुआ करते थे एडमिनिस्ट्रेशन के। तो ब्रिटिश, हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स में भी इस चीज़ को डिस्कस किया स्टूडेंट्स, कि ब्रिटिश का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था हमारी कंट्री में। ब्रिटिश रूल का बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हमारी कंट्री पे देखने को मिला है। ओके, एक बार उन्होंने यदि ग्लोरी को लॉस कर देते कि कोई भी सिटी है, यदि एक बार अपनी चमक वो खो देता है, यदि वहाँ पर पिलग्रिम्स नहीं जाएंगे। मान लीजिए एक सिटी हमारी कंट्री में, वहाँ पर पहले बहुत पिलग्रिम्स जाते थे, बहुत लोग जाते थे घूमने फिरने या कुछ भी काम करने। वहाँ पर गुड्स ऐसे मिल जाते थे, फर्टाइल सॉइल थे, ऐसे चीज़ थे। ठीक है, फिजिकल फीचर्स भी अच्छा था, तो वहाँ पर क्या था, पॉपुलेशन ज़्यादा था। लेकिन जैसे जैसे वो ग्लोरी को लॉस कर दिया, अपनी चमक खो दी, सॉइल वहाँ फर्टाइल नहीं रहा, ठीक है, पेड़ पौधे वहाँ पर नहीं रहे, तो जैसे जैसे वो अपना चमक खोते गए, वहाँ पीपल तो वहाँ रहेंगे नहीं, वहाँ से पीपल माइग्रेट करेंगे, क्योंकि पीपल वहाँ तब तक रहेंगे जब तक लोगों का वहाँ से खर्च चलेगा। ठीक है, लोग वहाँ पर से कमा पाएंगे, खा पाएंगे, लेकिन जब वहाँ पर कुछ बचेगा ही नहीं, लोग वहाँ रहेंगे क्यों? तो वहाँ से लोग दूसरे कंट्री में, दूसरे सिटीज़ में माइग्रेट कर जाएंगे, कंट्री में दूसरे सिटीज़ में माइग्रेट कर जाते हैं। ओके, उस समय कर गए थे। अर्बनाइजेशन ग्रेजुअली स्टार्ट होता है 1881 में। जो प्रोसेस था ये बहुत ही स्लो था अगले 50 सालों तक। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ ही न्यू सेंटर्स जो है ये इमर्ज होते हैं। अब हम लोग देखते हैं अर्बनाइजेशन ऑफ कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता जिसे हम लोग अब कोलकाता बोलते हैं। ओके, अर्ली 19th सेंचुरी से जो कलकत्ता था, जो कि ब्रिटिश का कैपिटल था, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। चलिए, 2 पार्ट्स क्या क्या थे। जो ब्रिटिश पार्ट था इसे वाइट टाउन कहा गया, और जो इंडियन पार्ट था इसे ब्लैक टाउन कहा गया। अब अंतर क्या था उस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, जो इंडियन पार्ट था, यहाँ पर पुअर लोग रहते थे, गरीब लोग रहते थे, यहाँ पर पुअर लोगों की संख्या ज़्यादा थी। ठीक है,
यहाँ पर कंजेस्टेड स्ट्रीट्स और सेंट्रीज थे। और यदि ब्रिटिश पार्ट में देखा जाए तो ब्रिटिश पार्ट में क्या था कि बहुत चमकने वाले अच्छे अच्छे बंगलोज थे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े बंगलोज थे, ठीक है, बंगला थे और बड़े बड़े ओपन स्पेसेस भी थे, बड़े बड़े जगह भी थे, वहाँ पर घर बने हुए थे, अच्छे अच्छे घर बंगला वहाँ पर था, ठीक है। तो एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि अर्बनाइजेशन ऑफ कलकत्ता के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि उस समय जब कलकत्ता का अर्बनाइजेशन हुआ तो कैसा कंडीशन था, ब्रिटिश पार्ट कौन सा था, इंडियन पार्ट कौन सा था, डिफरेंस क्या था दोनों के बीच में, ये आता है। जो स्पीडी इंडस्ट्रियल ग्रोथ था 1850 से कलकत्ता में टेक्सटाइल और जूट के फील्ड में, ये ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है। कब से? तो 1850 से कलकत्ता में जब टेक्सटाइल और जूट में ग्रोथ आया, ठीक है, तो ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट जो है ये अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं। ओके, ब्रिटिश का इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होता है इस चीज़ से। वे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को बिल्ड करना शुरू करते हैं, जैसे कि रेलवे हो गया, रोड हो गया, टेलीग्राफ लाइंस को, ठीक है। जो पॉपुलेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थे कलकत्ता के, वो भी बहुत ही रफ्तार के साथ बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ब्रिटिश के द्वारा क्या किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया गया, कौन रेलवेज बढ़ा दिए गए, रेलवे को एक्सटेंड किया गया, ठीक है, रोड्स बनाए गए, टेलीग्राफ लाइन्स को बनाया गया। तो वहाँ पर क्या हुआ, लोग अट्रैक्ट हुए, वहाँ पर लोग अब ज़्यादा काम करने के लिए सोचने लगे, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई। आप ही सोचिए रेलवे बढ़ा तो रेलवे में कुछ तो कुछ एम्प्लॉयज़ होंगे उस समय, अभी तो बहुत बड़ा रेलवे हो गया है, ठीक है, उसमें ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे, कुछ तो कुछ एम्प्लॉयज़ होंगे। तो वहाँ पर जो कुछ एम्प्लॉयज़ रेलवे के एक्सटेंडेशन के कारण हुए, तो वहाँ पर क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी। रोड्स बनाने वाले, मान लीजिए रोड्स बनने वाला है, तो रोड्स की ठेकेदारी जो लेगा उसके लिए वहाँ पर, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आए। तो इसी के साथ साथ क्या होता है, कलकत्ता में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट के कारण, ब्रिटिश के इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के कारण बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि फिर से बता रहा हूँ एक बार, जो स्पीडी इंडस्ट्रियल ग्रोथ था 1850 से कलकत्ता में टेक्सटाइल और जूट के फील्ड में स्पेशली, ये ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है, ब्रिटिश बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं उस चीज़ पे। ओके, as the size and population of new urban areas expanded, a need for urban local bodies arose। देखिए जैसे जैसे न्यू अर्बन एरियाज़ का साइज और पॉपुलेशन बढ़ता गया, साइज बढ़ता गया, यदि इतना बड़ा कोई मान लीजिए कोई सिटी है हमारी कंट्री का, उसमें सिटी था, तो जब वो एक्सटेंड हुआ तो वहाँ एक्सटेंड हुआ, पॉपुलेशन भी बढ़ा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आया है, इस सिटी से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हट के उस सिटीज़ में चला गया, तो कुछ लोग यहाँ से वहाँ चले गए, दूसरे सिटीज़ के लोग वहाँ आ गए, तो वहाँ पॉपुलेशन बढ़ा। जब पॉपुलेशन बढ़ा तो क्या हुआ, वहाँ पर अर्बन लोकल बॉडीज़ के डिमांड होने लगी थी, अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए। ओके, अर्बन एरियाज जब बढ़े तब तो क्या होता है, 19th सेंचुरी में कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है ये इस्टेब्लिश होता है। लेकिन पूरे इंडिया में जो पॉलिटिकल डिस्कंटेंट बढ़ रहा था, ये ब्रिटिश को अपने कैपिटल को बदलने के लिए फोर्स करते हैं, ठीक है, ब्रिटिश फोर्स हो जाते हैं कि उन्हें अपना कैपिटल बदलना पड़ेगा। कैपिटल बदल के कहाँ उन्होंने ले गया, तो कैपिटल बदल के वो न्यू दिल्ली में ले गए, ठीक है, 1911 में, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंट्रली लोकेटेड था, सबसे ज़्यादा सेंट्रली लोकेटेड था। कब हुआ कैपिटल चेंज, 1911 में। क्यों हुआ, क्योंकि पॉलिटिकल डिस्कंटेंट पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा था, बढ़ रहा था। अब देखते हैं दिल्ली। देखिए दिल्ली के पास एक बहुत लंबा हिस्ट्री, दिल्ली का बहुत बड़ा इतिहास है। ये बिलीव किया जाता है, ये माना जाता है कि जो दिल्ली टाउन है इसे महाभारत के टाइम में इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। जो भी महाभारत देखे होंगे कभी किसी भी सीरियल को महाभारत के, तो आप लोगों ने इंद्रप्रस्थ का नाम सुना होगा। ओके, तो उस समय भी दिल्ली था, इस टाउन को उस समय दिल्ली नाम नहीं था, उस समय इंद्रप्रस्थ नाम था। जो अर्लीस्ट आर्किटेक्चरल रिमेन्स थे ये दिल्ली की सिटी में पाए गए हैं मॉडर्न पीरियड तक। ओके, मॉडर्न पीरियड तक के बाद में क्या होता है कि बहुत सारे एम्पायर्स राइज करते हैं, फिर उनका फॉल होता है, जैसे कि गुप्तास का राइज हुआ था। इन सभी चीज़ों को बारे में आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा था, जस्ट प्रीवियस क्लास में। ओके, उसके बाद दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, इन सभी का राइज होता है। तुर्किश भी हमारी कंट्री में आते हैं, तो बहुत सारे एम्पायर्स उगते हैं, फिर वो झड़ जाते हैं एक तरह से बोला जाए तो। 1947 में दिल्ली का जो पॉपुलेशन था ये 7 लाख था। पॉपुलेशन सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग दिल्ली का जो पॉपुलेशन है ये अभी मतलब उसके अकॉर्डिंग 2011 के अकॉर्डिंग उस समय था 1.68 करोड़। ओके,
इसके बाद ये बहुत प्रेशर लगाता है म्यूनिसिपैलिटीज़ पे, ठीक है, पब्लिक वर्क्स पे, प्लानिंग पे, रेलवे लिंक्स पे, पुलिस पे। क्यों लगा इतना प्रेशर? इतना प्रेशर लगने का कारण क्या है? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ही स्पीडली राइज किया है। देखिए 1947 में क्या हुआ, उस समय 7 लाख था, अब 1.68 करोड़ है। एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन होगा दिल्ली का 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं हम आगे। 1805 में जो ब्रिटिश है ये लैंड रेवेन्यू और सिटी के दिल्ली सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन पे अपना हाथ जमा लेते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर लैंड रेवेन्यू भी वही लोग कलेक्ट करने लगे, सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन भी वही लोग चलाने लगे। इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, ट्रूप्स के लिए ज़्यादा ज़्यादा लैंड्स को एक्वायर करने लगते हैं, ज़्यादा ज़्यादा लैंड्स को पे अपना कब्जा जमाने लगते हैं। ट्रूप्स के लिए, कैंप्स के लिए, चर्चेस को बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, रेसिडेंसेस, क्लब्स बनाने के लिए। जो कैंटनमेंट ऑक्यूपाई किया गया था, ये वैलेट सिटी का मतलब जितना एरिया था वैलेट सिटी का, इसका 1/3 था। ओके, 1824 में जो ईरा था अर्बन प्लानिंग का, ये दिल्ली में बिगन होता है, शुरू होता है, उसका शुरुआत होता है जब टाउन ड्यूटीज कमेटी ब्रिटिशर्स के द्वारा सेटअप किए गए थे कैंटनमेंट के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, हाइबर पास, द सिविल लाइंस और रिज एरिया के लिए। ओके, 1863 में दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी फॉर्म होता है। इसका मेन अचीवमेंट्स क्या था? जिसका मेन अचीवमेंट्स ये था कि वेजिटेबल मार्केट को वैलेट सिटी के बाहर शिफ्ट करता है। ओके, रेलवे लाइंस को कंस्ट्रक्ट करना इसका मेन अचीवमेंट हुआ, ठीक है। रेलवे स्टेशन भी कंस्ट्रक्ट हुए और रोड लिंक्स भी कंस्ट्रक्ट हुए। देखिए स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो ये जो पैराग्राफ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। आगे जो भी पैराग्राफ्स आपको मिलते जाएंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एग्जाम्स में इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो आप लोग इसे एक एक चीज़ को आप लोग चैप्टर के अंदर से पढ़ा कीजिए, क्योंकि क्लास 8 बोर्ड है। और यदि आप नोट्स चाहते हैं किसी भी चैप्टर का तो आप लोग मुझे 159 रुपीज़ पे करके ज्वाइन कर सकते हैं। मैं नोट्स दूंगा आप लोगों को, इंटरनल क्वेश्चंस दूंगा और भी पर्क्स आप लोगों को मिलेंगे। इसके लिए आप लोग मेरे चैनल के ज्वाइन बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं सारे पर्क्स को। ओके, 1863 में ये हो गया। अब दिल्ली दरबार देखिए, 1877 में जो दिल्ली दरबार था क्वीन विक्टोरिया के लिए बहुत सारे इम्प्रूवमेंट को दिखाता है, जैसे कि ड्रेनेज के लिए स्कीम्स आए, वाटर सप्लाई, ठीक है, इरिगेशन हुआ, रोड कंस्ट्रक्शन हुआ, दिल्ली में रेजिडेंटल एरियाज़ का डेवलपमेंट हुआ। जो कैनल था चांदनी चौक में ये फिलअप किया गया, ठीक है, और ट्रीज को काट दिया गया इंक्रीजिंग ट्रैफिक को कैटर करने के लिए। ओके, स्पेशली जो ट्रैम्स थे उन्हें खास करके। ओके, अब देखते हैं आगे। जो मोस्ट मॉडर्नाइज डेवलपमेंट था इस टाइम का ये था कि पाइप्ड वाटर और वैलेट सिटी का सीवरेज, पाइप्ड वाटर एंड सीवरेज ऑफ द वैलेट सिटी। अर्लियर द ड्रिंकिंग वाटर वाज सप्लाई टू द ओल्ड सिटी फ्रॉम अली मर्दान कैनल। देखिए पहले क्या था कि जो ड्रिंकिंग वाटर था इसे अली मर्दान कैनल के द्वारा, जो कि ओल्ड सिटी था, वहाँ से सप्लाई हुआ करता था। यहाँ डू यू नो है शाहजहाँ जो है ये एक दिल्ली के स्पेसिफिक एरिया के अराउंड में उसके पास में एक दीवार को बनवाते हैं और कब बनवाते हैं? ओल्ड दिल्ली में बनवाते हैं और 14 गेट्स के साथ बनवाते हैं 1639 में। इसी को वैलेट सिटी कहा जाता है। ओके, थर्ड डू यू नो देखते हैं इस पेज का। देखिए क्वीन विक्टोरिया जी थी ये यूनाइटेड किंगडम की क्वीन थी और आयरलैंड की भी क्वीन थी 1837 से 1901 तक। उनका जो रीजन था ये दूसरा सबसे बड़ा रीजन था किसी भी ब्रिटिश मोनार्की का, किसी भी दूसरे ब्रिटिश मोनार्की का हिस्ट्री में। क्वीन एलिजाबेथ II के बाद 1 मई 1876 से क्या करती है वो, इम्प्रेस ऑफ इंडिया के एक एडिशनल टाइटल, इम्प्रेस ऑफ इंडिया, क्वीन विक्टोरिया के बाद क्वीन विक्टोरिया जो थी वो क्या करती है, इम्प्रेस ऑफ इंडिया भी ले लेती है, अपने एक टाइटल एज्यूम करती है वो। ओके, एडिशनल टाइटल वो अडॉप्ट करती है, इम्प्रेस ऑफ इंडिया। ये जो टाइटल था ये 1876 से इन्होंने लिया था, 1 मई 1876 से, और ये प्रोक्लेम्ड होता है दिल्ली दरबार में 1877 में। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपने कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली में चेंज किया, मतलब अपने कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली ले आए। ओके, 1911 में जो दिल्ली दरबार था किंग जॉर्ज V के लिए, ठीक है, उन्होंने सिटी के लुक को चेंज कर दिया। सिविल लाइंस एरिया दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि भी दिल्ली यूनिवर्सिटी सिविल लाइंस एरिया,
और ओल्ड सेक्रेटरीट है, ये सेटअप होता है। ओके, जो कंस्ट्रक्शन था न्यू कैपिटल का एक बहुत ही बड़ा टास्क था। ठीक है, देखिए कैपिटल चेंज हो रहा है, कलकत्ता से वो दिल्ली जा रहा है, तो एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा काम है। तो जब बड़ा काम किसी छोटे आदमी के इसके मैनेजमेंट को इसके कंस्ट्रक्शन को किसी छोटे मोटे आदमी को दिया नहीं जा सकता, तो वही बोला जा रहा है कि बड़ा टास्क था जिसे किसी लोकल अथॉरिटी को दिया भी नहीं जा सकता था। ठीक है, तो इसीलिए इम्पीरियल दिल्ली कमेटी जो है फॉर्म होता है 1913 में। ओके, उसके बाद जो चीफ कमिश्नर थे बाद में दिल्ली के, जो चीफ कमिश्नर थे, उन्होंने राइजिना म्यूनिसिपल कमेटी को क्रिएट किया। राइजिना हिल्स को सिलेक्ट किया गया न्यू कैपिटल बनाने के लिए, न्यू दिल्ली। उसके बाद ये वाइसरॉय का रेजिडेंस हाउस बन जाता है और नया एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बन जाता है। जो इंग्लिश टाउन प्लानर्स थे, स्पेशली इरविन लुटियंस, ये वाइसरॉय के पैलेस के लिए आर्किटेक्चरल डिज़ाइन को प्रिपेयर करते हैं कि किस प्रकार का वहाँ का लुक रहेगा पैलेस का। देखिए वाइसरॉय हाउस समझ में आ रहा है, वाइसरॉय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम चेंज हुआ वाइसरॉय में। ओके, आपने चैप्टर 11 के लास्ट में इस चीज़ को पढ़ा था। तो वाइसरॉय हाउस जो कि भी राष्ट्रपति भवन है, सर्कुलर पिलर पैलेस जो कि आज पार्लियामेंट हाउस हम लोग जिसे बोलते हैं, किंग्स वे राजपथ। ओके, राजपथ, किंग्स वे राजपथ। और वार मेमोरियल जो इंडिया गेट है, वार मेमोरियल उसे कहा जाता है। ठीक है, तो वार मेमोरियल को बनाया गया था इंडिया गेट को 90,000 सोल्जर्स के डेथ के मेमोरी में बनाया गया था। ठीक है, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में उनका डेथ हुआ था। ओके, तो उनकी मेमोरी में ये इंडिया गेट को बनवाया गया था। इसके साथ साथ बहुत सारे ग्रीन स्पेसेस और पार्क्स और गार्डन्स भी बनाए गए थे। ओके, देखिए यहाँ पर राइजिना हिल्स में राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट। ओके, हम लोगों ने डू यू नो पढ़ लिया स्टूडेंट्स, मैंने आपको रिपीट कर दिया है। अब देखिए NDMC न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कम्युनिटी था, इसे सभी सिविक एमिनिटीज़ को देखने के लिए इसका गठन किया गया था। जैसे कि सिविक एमिनिटीज़ क्या क्या हो गया, जैसे कि वाटर सप्लाई हो गया कैपिटल के लिए, मतलब जो कैपिटल राजधानी था उसके लोग, वहाँ के लोगों का हेल्थ कैसा रहे उसके लिए, बिल्डिंग्स, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, सीवर्स, ठीक है, मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ ऑफ द कैपिटल। ठीक है, इसके साथ साथ ये पूरे एरिया में एक अंडरग्राउंड सीवर सिस्टम को प्रोवाइड करता है। सभी बिग ओपन नालास को कवर कर लिए जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि वो ब्रीडिंग ग्राउंड है मॉस्किटोज के, है भी। लेकिन जितने बड़े बड़े नालाज हैं, नाली हैं जिसे हम लोग बोलते हैं, वहाँ पर मॉस्किटो ब्रीड करते हैं, ओके, अपने जैसे को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए उसे कवर करा दिया गया ताकि ब्रीडिंग हो ही ना, या हो तो फिर फैले नहीं। ठीक है, तो 1937 में दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जो है ये इस्टेब्लिश होता है। ये बहुत सारी स्कीम्स लाता है, जैसे कि टाउन एक्सपेंस होता है, स्लम क्लियरेंस और स्लम इम्प्रूवमेंट स्कीम दिल्ली के प्रोग्रेस के लिए यहाँ पर होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडिया के गवर्नमेंट थे, इन्होंने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को सेटअप किया 1955 में, जो कि मास्टर प्लान और जोलन प्लान को प्रिपेयर करने के लिए एम्पावर्ड था। ओके, और किस चीज़ के लिए, तो हाउसिंग के लिए, कॉमर्शियल सेंटर्स के लिए, पार्क्स, प्लेग्राउंड के लिए, ताकि दिल्ली का जो लैंड है डेवलप भी होते जाए और मैनेज भी होता रहे। अब देखते हैं हम लोग, डू यू नो, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सिविल लाइंस को सभी मेजर टाउन्स में बनवाया था, सभी सिटीज़ में बनाया था, ताकि वे जो है अपने नेटिव रेसिडेंसेस से दूर रहना चाहते थे। ठीक है, अपने आप को दूर रखना चाहते थे। दिल्ली के लिए जो मास्टर प्लान था, ये दिल्ली के डेवलपमेंट के गाइडिंग के लिए एक बेसिक पॉलिसी फ्रेम प्रोवाइड करवाता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं पुलिस इन दिल्ली। लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन भी ज़रूरी होता है। 1857 में जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने सिस्टमेटिक पुलिस सिस्टम के फाउंडेशन को लेड किया इंडियन पुलिस एक्ट के अंदर। ओके, लॉर्ड कर्निवल्स जो है, इन्होंने पुलिस को एक रेगुलर फोर्स के रूप में ऑर्गेनाइज किया। ओके, सुप्रिटेंडेंट, पुलिस के एक सुप्रिटेंडेंट जो है ये डिस्ट्रिक्ट में देखा करता था। ओके, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट DSP के हेल्प से। ओके, हर एक डिस्ट्रिक्ट को थानाज में डिवाइड किया गया था दरोगाज के अंदर। थानाज किसके अंदर हुआ करते थे, दारोगाज के अंदर हुआ करते थे। विलेज और टाउन चौकीदार और कोतवाल के अंदर देखे जाते थे। ओके, 1912 में दिल्ली के फर्स्ट चीफ कमिश्नर को अपॉइंट किया गया और उन्हें इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एवं ड्यूटीज दिए गए। 1914-6 में दिल्ली पुलिस को फिर से रिस्ट्रक्चर किया गया। ठीक है, फिर से स्ट्रक्चर किया गया उनको।
इंस्पेक्टर जनरल के अपॉइंटमेंट के साथ डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल और सुप्रीडेंट्स के अपॉइंटमेंट फिर से हुआ, फिर से रिस्ट्रक्चर हुआ। ओके, जो पुलिस था जो पुलिस था ब्रिटिश के अंदर, उन्हें सैलरी कम दिए जाते थे, इन पावर्स उनके पास बहुत बड़े बड़े होते थे। ठीक है, इसके कारण क्या होता था, उन्हें करप्ट और क्रूरल बना दिया जाता था। ठीक है, वो भ्रष्टाचार करने लगते थे तो वो क्रूरल हो जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेलवे अंडर ब्रिटिश। रेलवे को इंडिया में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की बेनिफिट के लिए पॉलिटिकल कंट्रोल हो सके और ट्रेड हो सके, इसके लिए ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था रेलवे को। लेकिन इंडियंस के लाइफ में रेलवे के इंट्रोडक्शन के कारण बहुत ही ज़्यादा चेंज आता है। रेलवे जो है ये बहुत बड़ा चेंज इंडियंस की लिस्ट में ले आता है। ओके, इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स के लोग जो ये क्लोज कांटेक्ट में आ जाते हैं। ये जो कम्युनिकेशन था ये अवेयरनेस को ला देता है सोशल इविल्स के अगेंस्ट में। देखिए, सोशल इविल्स बहुत थे उस टाइम, ब्रिटिश के टाइम में। आप लोगों ने इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया के चैप्टर में इस चीज़ को पढ़ा था। स्टूडेंट्स, यदि आपने इस चैप्टर के वीडियो को नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, उस चैप्टर वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ओके, एजुकेशन का नीड है, सभी को एजुकेशन चाहिए, इसके लिए भी अवेयरनेस फैला। ठीक है, फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए, हमें अपना स्वराज जमाना है, इसके लिए सभी अवेयरनेस फैला। फॉरेन जो एक्सप्लॉइट कर रहे थे इंडिया को, उन्हें ख़त्म करना है, इसके लिए अवेयरनेस फैला। ठीक है, तो रेलवे इंडियंस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल माना गया। इंडियन रेलवे जो थे ये शुरू हुए 6 अप्रैल 1853 में, जो कि जब फर्स्ट ट्रेन 21 मील्स के स्ट्रेच में दौड़ा था। ओके, बम्बई से थाने तक। इसमें 14 रेलवे कैरेजेस थे और 400 गेस्ट थे। अब हम लोग देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने किस किस एक्सपेक्ट्स के लिए रेलवे का इंट्रोडक्शन किया। रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ तो हुआ क्या? देखिए, कॉमर्शियल एडवांटेज। रेलवे जो थे ये फील्ड से रॉ मटेरियल को कलेक्ट करते थे, माइन से कलेक्ट करते थे और उसके बाद वो पोर्ट्स में भेजते थे। पोर्ट्स में भेजने के बाद क्या होता था, ताकि वो इंग्लैंड में चले जाएं, इंग्लैंड में ट्रांसपोर्ट हो जाएं, उसके बाद वहाँ पर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में वहाँ पर काम हो सके। देखिए, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, यहाँ से सामान वहाँ भेजते, इंडियन सामान से इंडिया से इंग्लैंड भेजते, इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज में अच्छे सामान बन के आते, फिर यहाँ पर वो ज़्यादा दाम में बेचते थे। यहाँ 10 रुपये में खरीदे, वहाँ गया, फिर वहाँ से आए तो यहाँ 100 रुपये में बेच रहे, ऐसा होता था उस समय। ठीक है, अब पॉलिटिकल एक्सपेक्ट। रेलवे जो है ये ब्रिटिश पोजीशन को सेफगार्ड करता है इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में क्विक मूवमेंट को इनेबल करने के लिए, आर्म फोर्स के क्विक मूवमेंट को इनेबल करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए भी। ओके, डिफेंस एस्पेक्ट। देखिए, जो रेलवे था ये ब्रिटिश डिफेंस फोर्स को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है इंडिया में। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था ताकि दूसरे इम्पेरियलिस्ट कंट्री के मिलिट्री अटैक्स को काउंटर किया जा सके, उनसे लड़ा जा सके। ओके, जो कि अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहते थे, एक्सपेंड करना चाहते थे। अब इन्वेस्टमेंट और सरप्लस इनकम। रेलवे जो है न्यू एरिया को ओपन करता है जहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट थे ये ह्यूज प्रॉफिट्स को अर्न कर पा रहे थे। ओके, जो कलका मेल था हावड़ा से कलका तक, इसे इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटिश ऑफिशियल्स के एनुअल माइग्रेशन के लिए। उनके कलका से जो एक नैरो गेज था, अभी भी है वो, शिमला तक, जो कि 103 टनल्स को पास करता है, अभी 102 टनल्स की ऑपरेशनल है। ओके, इंडिया में जो रेलवे का इंट्रोडक्शन हो रहा था तो इसकी बहुत ही ज़्यादा अपोजिशन हुआ। ठीक है, इंडियंस के द्वारा। ये पीपल को हायर कास्ट और पीपल के लोअर कास्ट, जो लोअर कास्ट के पीपल थे और जो हायर कास्ट के लोग थे, वो सभी एक साथ बैठना नहीं चाहते थे। ठीक है, उसके साथ साथ क्या था कि इंडियंस जो ये फर्स्ट क्लास ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर सकते थे, ये सिर्फ यूरोपियंस के लिए हुआ करता था। लेकिन किसी केस में क्या था, कुछ केसेस में ये ब्रिटिश जो है ये मतलब जो रेलवेज था ये ब्रिटिश के फ़ायदे के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल माना गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, लेकिन इंडियंस इसको अपोज कर रहे थे। ओके, रेलवे के इंट्रोडक्शन के लिए नए बहुत ज़्यादा अपोजिशन हुआ, हायर कास्ट लोअर कास्ट के लोग एक साथ बैठना भी नहीं चाहते थे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अपोजिशन हुआ। डू यू नो, इंडियन रेलवे जो है ये लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है एशिया में और वर्ल्ड में। ठीक है, यूएसए के बाद ये वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट है। ओके, ये 23 मिलियन पैसेंजर्स डेली कैरी करता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का पूरा पॉपुलेशन है। ठीक है, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन कितना बताया जा रहा है, 23 मिलियन, और इंडिया में रेलवे से कितना ट्रांसपोर्टिंग सब जो होता है
पैसेंजर कितने ट्रैवल करते हैं, तो 23 मिलियन। ओके, इंडियन रेलवे जो है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स है 1.4 मिलियन पीपल के स्टाफ से। ओके, सबसे बड़ा कौन सा है, इंडिया ही है, इंडिया रेलवे ही है। ओके, अब देखते हैं ब्रिटिश इम्पैक्ट ऑन इंडियन पेंटिंग। अब यदि क्वेश्चन आएगा वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रेल नेटवर्क, तो इंडिया हो जाएगा, ठीक है, इन एशिया में, यूएसए के बाद। ब्रिटिश इम्पैक्ट ऑन इंडियन पेंटिंग लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, जो आर्ट, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, लिटरेचर, पोएट्री, ड्रामा, नॉवेल्स, इसके साथ साथ इंडियन रिलीजन भी, फिलॉसफी भी, ये सब, इन सभी पर ना वेस्टर्न कॉन्टेक्ट का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये सब बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं वेस्टर्न कॉन्टेक्ट के कारण। बहुत सारे इंग्लिश पेंटर्स यहाँ पर प्रिंसली पैट्रोनेज के सर्च में आते हैं रिच ब्रिटिश सोसाइटी को प्लीज़ करने के लिए। ओके, कुछ पेंटिंग्स के पास इंडियन रॉयल कोर्ट्स के थीम्स थे, फ्लोरा फौना के थीम्स थे। क्योंकि इंडियन पेंटर्स भी जो थे वो अपने थीम्स के सिलेक्शन को चेंज कर लेते हैं और पेंटिंग के मीडियम को चेंज कर लेते हैं। जो इमिनेंट इंडियन पेंटर्स जैसे कि राजा रवि वर्मा, जामिनी रॉय एक्सेट्रा, ये सब पेंटिंग के वेस्टर्न स्टाइल से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। इन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग का। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इमेजेस दिखाए गए हैं, ठीक है, गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियंस, सरस्वती प्लेइंग तंबूरा, लेडी विथ लैम्प, शकुंतला, तो ये सब जो पेंटिंग्स थे यही सब थे। ओके, बहुत सारे ह्यूज आर्किटेक्चुरल वंडर्स भी मद्रास के पोर्ट सिटी में बनाए गए। ओके, बहुत सारे चर्चेस को इंग्लिश स्टाइल में कंस्ट्रक्ट किया गया आर्टिस्टिक कार्विंग्स के थ्रू। के जो गवर्नर थे मद्रास की सिटी को एक कॉलोनियल रूल देते हैं बंगलोज और बैंक्वेट हॉल्स के साथ, ठीक है, ब्रिटिश लाइकिंग को सूट करने के लिए ऑफिशियल इवनिंग फंक्शंस में। ओके, बम्बई सिटी में भी चर्चेज और टाउन हॉल्स, रेलवे स्टेशन और बहुत सारे दूसरे स्ट्रक्चर्स को कंस्ट्रक्ट किया गया जो कि इंग्लैंड में फेमस बिल्डिंग्स को रिसेंबल करता है। ओके, अब देखिए मैं टाउन हॉल चेन्नई, वाइसरॉय हाउस शिमला, देखिए यहाँ पे विक्टोरिया टर्मिनस मुंबई में है। जो ब्रिटिश थे ये इंडियन के लिटरेचर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ब्रिटिश का, ठीक है, प्रभावित होता है इंडियन लिटरेचर भी। जो स्कॉलर्स थे फोर्ट विलियम कॉलेज में कलकत्ता में, ये एंशियंट टेक्स्ट को ट्रांसलेट करते हैं, ग्रामर्स लिखते हैं, डिक्शनरी को कंपाइल करते हैं, ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट को कलेक्ट करते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ओरिजिनल लिटरेचर ही नहीं, जो हाईलाइटेड ग्रेटनेस था ब्रिटिश का ये भी। ओके, अब देखिए इमेज दिखाया गया फोर्ट विलियम कॉलेज का जो कि कलकत्ता में है। जो ग्रेट लिटरेरी फिगर्स थे जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर, ओके, अरबिंदो घोष, सरोजनी नायडू, मुल्क राज आनंद, R.K. नारायण, ये से भी राइटिंग के इंग्लिश पैटर्न के राइटिंग से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट फिगर है, अरबिंदो घोष, फिर सरोजनी नायडू है, मुल्क राज आनंद है। ओके, मुल्क राज आनंद की जब क्लास 9 में जाइएगा तो उनका एक कहानी पढ़ेगा द लॉस्ट चाइल्ड। ओके, देखिए लास्ट R.K. नारायण का इमेज दिखाया गया है। ओके, नेक्स्ट में मुझे डू यू नो फ्रॉम पाम लीव्स टू द प्रिंटेड वर्ल्ड, जो क्रेडिट था थिंकिंग का पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए और जो सोशल प्रोग्रेस था इंडिया के द्वारा, ये मिशनरीज पे जाता है प्रिंटिंग और पब्लिशिंग के इंट्रोडक्शन के थ्रू। ओके, पहले जो ऑनरशिप था हैंड रिटन बुक का वो कुछ ही के हाथों में था। ओके, वो पाम लीव्स पे लिखते थे, लेकिन जो प्रिंटिंग प्रेस था ये इस चीज़ को पॉसिबल बनाता है, ठीक है, ताकि जो एवरेज मीन्स के जो पर्सन है वो पढ़ सके, लिख सके। ओके, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ देखिए हम लोगों का ये चैप्टर पूरा हो गया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 8 बोर्ड का। ओके, इससे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन भी आते हैं, क्योंकि 1 मार्क्स बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। और यहाँ पर इंट्रोडक्शन क्या हुआ था रेलवे का, ये सब सारे टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम लोगों को ये चैप्टर यहीं समाप्त हुआ स्टूडेंट्स। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लोगों को लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी एजुकेशनल वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है। और इसमें सब लोग अदर सब्जेक्ट के वीडियोस को भी जरूर से जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, साइंस, हिंदी, इंग्लिश। ओके, तो उन वीडियोस को आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दे रहा हूँ, तो आप लोग सेकंड चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स। वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और यदि आप इस चैप्टर का सॉल्यूशन वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और आप लोग ज्योग्राफी एंड सिविक्स के वीडियोज़ को भी जरूर से जरूर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।